गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग आज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे पौधे के बारे में। ठीक है, ये आपका एक रिपोर्ट टास्क है, तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई रिपोर्ट टास्क क्या है ना। फिर पौधे लिखा किसने, कृष्ण जी ने लिखा है, तो हम पहले फिर कृष्ण चंद्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करके वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोग के साथ एक बात और डिस्कस करना चाहती हूँ कि काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हम 12th क्लास में कौन सी बुक लें। ठीक है, तो देखिए जिसका भी ये डाउट होगा ना, आप उन सबको यही वाली वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं अभी आपका डाउट क्लियर करने वाली हूँ, उसके बाद ही हम चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए डाउट ऐसा है आप लोगों का कि मैम हम कौन सी किताब पढ़ें, नई आवाज़ पढ़ें या फिर हम लोग पढ़ें गुलिस्तान अदब वाली। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने बेटा उर्दू कोर लिया है, क्या लिया है, उर्दू कोर, CORE कोर, तो इसका कोड होगा 303। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़नी है नई आवाज़। कौन सी किताब पढ़नी है इसमें, नई आवाज़। ठीक है, अब ये आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल, इसमें कौन सी आपको पढ़नी है, नई आवाज़। ठीक, इसमें आपका कोर्स क्या रहने वाला है, उर्दू कोर। क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको इसमें, उर्दू कोर। ठीक है, उर्दू कोर, इसका कोड होगा 303। और हमारी हर वीडियो पे बेटा लिखा हुआ होता है टाइटल में ही कि ये आपकी उर्दू कोर है या उर्दू इलेक्टिव है। ठीक है, अगर आपको ये बात पता है। अच्छा, अब अगर बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि मैम हमारी उर्दू कोर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारी बुक कौन सी चल रही है। तो देखिए, अब हमने आपको बता दिया कि अगर आपकी उर्दू कोर है तो आपको नई आवाज़ चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये पता है कि भाई मैम हमारे स्कूल में नई आवाज़ पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम हमारा कोर्स कोड क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आपको उर्दू कोर पढ़नी है, जिसका कोर्स कोड है 303। डाउट क्लियर। अच्छा, जो अभी हम बुक पढ़ रहे हैं, ये बुक है आपकी गुलिस्तान अदब। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनिए, ये जो नई आवाज़ है ना, ये आपकी मेन बुक है, इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री बुक भी चलती है जिसका नाम है धनक। ठीक है, कोशिश करूँगी कि मैं उसके चैप्टर भी पढ़ा दूँ आपको, क्योंकि देखिए हमने ना पूरा फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का मिला के पूरा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, यानी इसमें हमने ये नहीं किया कि सिर्फ अभी हमने आपको फर्स्ट टर्म के चैप्टर पढ़ा दिए हैं और छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमने आपको 2 ही 4 चैप्टर और बचे होंगे, जिसमें आपको क्या करना है कि वो चैप्टर पढ़ लेने। ठीक है, वो भी मैं पढ़ा दूंगी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी। तो उसमें आपका 12th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक, फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, धनक जो बचेगी, धनक के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उसके भी 3-4 चैप्टर ही आपके आ रहे हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह करवा दूंगी। क्लियर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। अब आपको दूसरा होता है उर्दू इलेक्टिव। क्या होता है, इलेक्टिव। अगर आपका उर्दू इलेक्टिव है तो इसमें आपका कोर्स का कोड होगा 003। क्या होगा, 003। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है गुलिस्तान अदब और खयाबान उर्दू, जिसमें से हम ये आज एक चैप्टर और पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के जितने चैप्टर हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग का उम्मीद करती हूँ ये कन्फ्यूजन, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग बार बार कमेंट करके एक ही बात नहीं पूछेंगे। ठीक है, अगर अब भी कोई डाउट है तो हाँ आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैम अब ये डाउट हमें आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। रिपोर्टाज को अंग्रेज़ी में रिपोर्टेज कहते हैं। रिपोर्ट के लुग़वी मायने रुदाद या ख़बर के हैं, ख़ास तौर पर आवाम के सामने किसी चीज़ या वाक़े के बारे में बयान देना या इत्तला देना। ठीक है, रिपोर्टाज किसे कहा जाता है कि भाई हम आवाम के सामने किसी चीज़ की खबर दे रहे हैं, रिपोर्ट है ना, उसे ही कहते हैं रिपोर्टेज। ठीक है, आगे लिखते हैं, रिपोर्टाज भी एक रुदाद और इत्तलानामा ही होता है, लेकिन इसकी हैसियत एक अदब सिन्फ की है। अदब सिन्फ के एतबार से रिपोर्टाज को तासुराते रुदात का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे ऊपर किसी तरह का असर छोड़ के जाएगी। रिपोर्टाज में किसी तकरीब या अदबी कॉन्फ्रेंस या फिर मुज़ाकरे या जलसे का
जलसे की क्या है कार्रवाई जो भी की जा रही है उसकी रुदात बयान की जाती है। ठीक है, रिपोर्टाज का मकसद सिर्फ इत्तला या ख़बर देना नहीं होता है, क्योंकि ख़बर या इत्तला के बाद अगर हम जैसे मतलब देखिए कोई ख़बर है या कोई इत्तला है, अगर आप उसे एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर वो आपको लगने लगता है कि भाई अब हमें इसे नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि वो ख़बर क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है ना। लिखते हैं इत्तला के इल्म के बाद फिर उस पर कोई दिलचस्पी नहीं रहती है ना, जो ख़बर या कोई इत्तला हमें कुछ बताना चाह रहा है अगर वो हमें पता चल जाता है तो फिर हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं बचती है ना, वो जल्द ही बासी या बेमसरूफ़ की चीज़ हो जाती है ना, यानी उसमें बदल जाती है। ऐसी चीज़ जो फिर हमें पसंद नहीं आएगी। भाई अगर मैं अभी आपसे कहूँ अरे पता है तुम्हें वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा अच्छा ठीक है मैम, ओके, बात ख़त्म। अब मैं दोबारा बताऊंगी, तुम क्या कहोगे कि भाई मैम आप तो 2 बार बता चुकी हैं इस बात को, मुझे पता है ये ख़त्म हो गया। ठीक वहीं अगर हम कोई कहानी सुनते हैं, हमारी दादी नानी कोई कहानी सुनाती है तो हम उसे बार बार सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें दिलचस्पी आती है ना, कि देखो इसमें अब ये होगा, इसमें अब ये होगा। तो ऐसे लिखते हैं रिपोर्टाज लिखने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो तख्लीकी मिजाज रखता हो, यानी उसे ना उस चीज़ में नमक मिर्चा मसाला डालने की आदत हो। ठीक है, अगर वो सहाफ़ी है तो उसमें ख़बर को अफसाना बनाने की अहलियत होना चाहिए। ठीक है, यानी उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो ख़बर को भी क्या कर दे, अफसाने में बदल दे, क्योंकि अफसाना जो होता है वो एक इंटरेस्टिंग हम कहते हैं पार्ट है जो आपको बार बार पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, रिपोर्टाज में उसलूब बयान की ख़ास अहमियत है। ठीक है, रिपोर्टाज में जो है उसलूब बयान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई उसलूब कैसा होगा हमारा। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ लिखा है कृष्णचंद के बारे में, तो ये 1914 में पैदा हुए थे और 1977 में इनकी वफ़ात हो गई थी। लिखते हैं कृष्णचंद भरतपुर में पैदा हुए थे। उनका बचपन पूंछ यानी कश्मीर में गुजरा था, जहाँ उनके वालिद बहैसियत डॉक्टर क्या थे, तैनात थे। उन्होंने वकालत का इम्तहान पास किया, फिर अंग्रेज़ी में MA किया। कुछ दिनों वो ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे। ये सब किसकी बात हो रही है, कृष्णचंद की बात हो रही है। बस उनके पापा के बारे में इतना बताया गया है कि वो बहैसियत डॉक्टर तैनात थे। कहाँ, कश्मीर में एक इलाका है पुंछ, वहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बताते हैं कि भाई कृष्णचंद के बारे में कि वो उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया, फिर MA किया अंग्रेज़ी में, और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में ही क्या हो गए, वो मुलाजिम हो गए। राइट, आगे चलते हैं। फिल्मों की कशिश ने बम्बई ले गई, यानी कि फिल्मों में जो एक दिलचस्पी है, हर कोई आजकल चाह रहा है भाई हीरो बन जाए, हीरोइन बन जाए, है ना। आप देखें रील्स पे पढ़ाई लिखाई तो बहुत कम होती है, ज़्यादातर लोग नाचते हैं गाते ही नज़र आते हैं, सब अपने आप को हीरो हीरोइन समझने लगे हैं, है ना। तो इसमें क्या एक कशिश है जो अपनी तरह सबको खींचती है। तो कृष्णचंद भी चले गए, इसलिए नहीं कि वो हीरो बनना चाहते थे, इसलिए कि वो वहाँ पे स्टोरीज़ लिखना चाहते थे, डायलॉग्स लिखना चाहते थे। ठीक है, लिखते हैं मगर उन्हें फिल्मों में ज़्यादा कामयाबी ना मिल सकी। उन्होंने कलम को ही रोज़गार का वसीला बना लिया, यानी उन्होंने क्या करा, लिख कर ही कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, कलम को वसीला बनाना यानी कलम के ज़रिए ही कमाना, कुछ लिख दिया, कुछ पढ़ा दिया, जिससे उन्हें पैसे मिलने लगे। कुछ लोग कृष्णचंद पर बेसियार नवेसी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। ठीक है, कि उन्होंने फहाश निगारी की है। ठीक है, इसका भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जाता है। कृष्णचंद का शुमार उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अफसाने के अलावा नावल, इंशाइया, रिपोर्टाज, ड्रामे, खाके, तंज़ो, मज़ाहिया, मज़ामीन भी लिखे, यानी उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की। असल में वो क्या है, अफसाना निगार है। उनका मेन मकसद क्या है, जिस से वो जाने जाते हैं वो अफसाना है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, जिसमें नावल, इंशाइया, रिपोर्टाज, ड्रामा, खाका सब शामिल है। मगर उनकी असल पहचान नावल और अफसाने की वजह से ही होती है। और कृष्णचंद का पहला अफसाना जो है वो क्या है, यरकान। ठीक है, जो अदबी दुनिया लाहौर में 1936 में शाया हुआ था। ठीक है, अब ये वन वर्ड क्वेश्चन जो आपके बनते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि कृष्णचंद का पहला अफसाना कौन सा है, तो यरकान उनका अफसाना है जो अदबी दुनिया लाहौर से एक रिसाला निकलता था उसमें शाया हुआ था। उनके अफसानों का पहला जो मजमूआ है जिसमें बहुत सारे अफसाने हैं वो तिल्स्म ख्याल है, जो 1936 में शाया हुआ था। उनके अफसानों के तकरीबन 32 मजमूए और 47 नावल शाया हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने तहक़ीक़ात में वो बहुत खूबसूरत शायराना ज़बान इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लिखते तो राइटिंग्स हैं, है ना, यानी अफसाना नावल ये लिखते हैं, लेकिन उसमें जो ज़बान और बयान है वो कैसा है, शायराना है। ठीक है, उनके यहाँ मंजर निगारी के आला नमूने पाए जाते हैं। उन्होंने हयात और तकनीक के बहुत से तजुर्बे किए हैं। कृष्णचंद का तंज़ जो है वो तीखा है।
ठीक है, यानी वो किसी पे अगर ताना कसते हैं ना तो बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत कड़वा कसते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णचंद के तंज़ मज़ाहिया तहरीर भी बहुत मकबूल हुई है, यानी जो उन्होंने इस तरह से किसी को ताना दिया तो वो भी काफ़ी अच्छी उनकी हैं। ठीक है, बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों में उनके अफ़सानों और नावलों के तर्जुमे हुए हैं। उन्हें सोवियत लीडर जो नेहरू अवार्ड है वो भी मिला था, और पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मान किया गया था ना, सम्मानित किया गया था या उन्हें नवाजा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमारा शुरू हो जाता है पौधे। ये क्या है, एक रिपोर्टाज है। ठीक है, ये उसके कुछ लफ्ज़ मायने हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है खुलासा सबक का। तो देखिए, लिखते हैं पौधे। कृष्णचंद का एक तवील रिपोर्टाज है जो उन्होंने हैदराबाद उर्दू कॉन्फ्रेंस पर लिखा था। हैदराबाद में जब उर्दू की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस पर उन्होंने ये रिपोर्टाज लिखा था। निसाबी किताब जो गुलिस्तान अदब है उसमें पौधे का एक मुख्तसर हिस्सा शामिल किया गया है। पूरा आपको पढ़ने को नहीं दिया गया है, एक छोटा सा पार्ट आपको दिया गया है। इस हिस्से में बताया गया है कि जब अली सरदार जाफरी और कृष्णचंद निज़ाम कॉलेज से लौटे तो फ़िराक और एहतशाम और डॉक्टर अब्दुल अलीम लखनऊ से तशरीफ़ ले आए। ठीक है, अब यानी वो लोग भी वहाँ से चले हैं और इनके 3 लोग और इनको आके मिल गए। ठीक है, ये सब उर्दू दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है, कोई अफसाना निगार है तो कोई शायर है तो कोई तनकीद निगार है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये खाने पर बैठे उरियानियत पर बहस कर रहे थे। ये लोग खाना खा रहे थे और एक टॉपिक है ना, फाहश निगारी, उरियानियत, नंगापन, जो आजकल हम लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत मॉडर्न है, छोटे छोटे कपड़े पहन लेना, लाइक उस पर बात कर रहे थे कि ये अच्छी चीज़ है या ये बुरी चीज़ है, क्या ऐसा लोगों को करना चाहिए, क्या ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। लिखते हैं, सरदार जाफरी ने इस बारे में तजवीज़ लिखना शुरू की, यानी उन्होंने अपना इस पे एक्सपीरियंस लिखा था कि क्या है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कृष्णचंद कहते हैं कि फ़िराक हुस्नकार थे, यानी वो हुस्न पर ही लिखते थे, कौन कितना खूबसूरत है। ठीक है, इसलिए उन्हें उरियानियत से इतनी नफ़रत नहीं। ठीक है, यानी क्योंकि जो इंसान खूबसूरती को पसंद करता है तो उसे लगेगा कि हाँ भाई, जो कुदरत ने खूबसूरती दी है वो छुपी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए उन्हें इससे कोई नफ़रत नहीं थी। लेकिन लिखते हैं, एहतशाम हुसैन की तबीयत में नौजवानी के बावजूद ठहराव है, वो उरियानियत से बिदकते नहीं। ठीक है, मतलब ठीक है, गलत बात है, लेकिन ये चीज़ होती है ना कि कुछ गलत बात हम सुनते के साथ फ़ौरन गुस्से में हो जाते हैं। कुछ ये होते हैं कि हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है, और समझने वाला समझे तो समझे, नहीं समझे तो भाड़ में जाए। ठीक है, तो वही वाली बात कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम समझाएं, लेकिन अगर कोई समझेगा तो ठीक, नहीं समझेगा तो कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लिखते हैं, अब्दुल अलीम उन लोगों को समझाते हैं कि मियाँ अभी तुम बच्चे हो। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो सही बात हमेशा गलत मौके पर कहते हैं। ये किसके बारे में मशहूर है? अब्दुल हलीम के बारे में। आगे लिखते हैं, अब्दुल हलीम ने ये वाली बात बोल दी थी। अब लिखते हैं PEN। ठीक है, पैन के जो कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुल्क राज आनंद की तजवीज़ के हिंदुस्तान ने भी फ्रांसीसी इंसाइक्लोपीडियाज़ की एक तहरीर जारी की जाए को अपनी राय से मुस्तरद कर डालता। ठीक है, यानी क्या कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि भाई हिंदुस्तान में भी मुल्क राज आनंद साहब जो थे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी फ्रांस जैसी ही चीज़ें होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे भी मॉडर्न होना चाहिए लोगों को। लिखते हैं, डॉक्टर अलीम ने पूरे मजमे पर एक नज़र डालकर कहा कि तहरीक तो अच्छी है, मगर हमारे यहाँ रूसो, अब ये जो है वहाँ के रूसो वगैरह वहाँ के साइकोलॉजिस्ट है ना, वहाँ के हम कह सकते हैं लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च वगैरह की है। रूसो और वाइल्डर जैसे अदीब और मुफक्किर नहीं हैं। ठीक है, लिखते हैं, तब लोगों ने डाइस की तरफ इशारा किया जहाँ सरोजनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू और आपके देखिए ये कुछ लोग बड़े बड़े लीडर हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये भी तो मुफक्किर हो सकते हैं। तो कौन कौन है? सरोजनी नायडू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, राधा कृष्णन हैं, और यहाँ पे आपके हरमीन हैं, ठीक है, और मुल्क राज आनंद हैं, अहमद शाह बुखारी हैं, पितरस साहब हैं। ठीक है, जैसे लोग मौजूद थे तो उन पर नज़र डालने के बाद कहा इनमें भी नहीं, यानी ये लोग तो इतने बड़े बड़े मुफक्किर हैं, क्या ये लोग भी उनके जैसे नहीं हो सकते? ठीक है, आगे लिखते हैं, हसरत मोहानी के अलावा उनके साफगोई से सब ही घबराते थे। खुशकिस्मती से वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, चनांचा जब उरियानियत के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई तो बुज़ुर्गों ने मुखालफत की और नौजवानों ने हिमायत।
ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको हटाते हैं या रखते हैं, तो भाई नौजवान लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बुज़ुर्ग उसे डिनाई करते हैं, तो वही बहस और तकरार शुरू हो गई। हसरत मोहानी और काजी अब्दुल गफ्फार इसकी मुखालफत करने वालों में से थे, ठीक है। चनांचे करारदाद नामंजूर हो गई, ठीक है, कि अब हम लोग इसको पास नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे बहुत नाराज़ हुआ। अब ये कोई एक अगला आदमी है, कहने लगा मौलाना हमेशा यही करते हैं, जब कांग्रेस में थे तो होम रूल के दिनों में आज़ादी का जिक्र करके हाई कमांड को खाइफ कर लिया था, यानी कि खाइफ करना मतलब खफा कर देना, ठीक है। और जब कांग्रेस ने मुकम्मल आज़ादी की बात की तो उन्होंने इश्तराकियत का क्या कर दिया, पख लगा दिया, यानी कि एक नुक्ता लगा दिया, ठीक है, कि अब हम मुकम्मल आज़ादी नहीं, हम इश्तियाकियत चाहते हैं। कांग्रेस से नाखुश हुए तो मुस्लिम लीग में चले गए, वहाँ खान बहादुर को बगावत पर उकसा रहे हैं और मुकम्मल आज़ादी का रेजोल्यूशन पास कर दे रहे हैं। मौलाना चट्टान हैं, किसी की नहीं सुनते, है ना, यानी जो अपने मन में आता है अनाप शनाप वही करते रहते हैं। दोपहर को प्रेमचंद सोसाइटी का इफ्तिताह था, यानी कि खाने वाने की दावत थी एक तरह से। अब लिखते हैं हुसैन सागर क्लब में दावत थी, ये आपका एक जगह का नाम हो गया है जहाँ दावत है, हुसैन सागर क्लब, ठीक है। सबको कश्तियों से क्लब में पहुँचाया गया। क्लब की इमारत झील में थी, 8 कोस का खाना, 50 मुलाजिम खिलाने वाले। इस दावत पर इतना खर्चा किया था कि इतनी रॉयल्टी प्रेमचंद को पूरी ज़िंदगी में ना मिली होगी, है ना। जब इंसान मर जाता है ना तो उसके नाम पे दावतें बड़ी बढ़िया बढ़िया होती हैं, लेकिन बेचारा जब जिंदा होता है तो बेचारा भूखा मर रहा होता है, कोई उसे पूछने वाला नहीं होता। तो वही बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा रॉयल्टी उन्होंने प्रेमचंद ने तो अपनी कभी लाइफ में भी नहीं देखी होगी, है ना। वो बहुत सीधे सिंपल इंसान थे और वो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ भी थे। काजी अब्दुल गफ्फार ने तकरीर की, उन्होंने मतलब उसका वहाँ पे भाषण वगैरह दिया। खाने मुर्गन थे, यानी कि खाने बहुत अच्छे थे, तरह तरह के थे, लजीज थे, ठीक है। आगे लिखते हैं झील के मनाजर से अदीब जो थे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, क्योंकि अदीब को लिखने के लिए एक ऐसी ही जगह चाहिए होती है जहाँ पे सुकून हो, अच्छे अच्छे मनाजिर फितरत हों, ठीक है। आगे लिखते हैं काजी साहब की शख्सियत पर मतानत का एक दबीस पर्दा सा पड़ा हुआ था। उनकी शख्सियत में रंगीनी भी है और आलमाना जाहिद भी है, यानी कि वो रंगीन भी है लेकिन जाहिद भी रखते हैं, यानी समझदार भी हैं, ठीक है। शगुफ्ता इंशाया पर्दाजी भी है, यानी वो इंशाया पर्दाजी भी अच्छी करते हैं और फ़िक्री ठहराव भी है, यानी कि सिर्फ यही नहीं है कि हम इंशाया पर्दाजी कर रहे हैं, यानी वो सब चीज़ का संगम है, जहाँ जैसा मौका होता है वो वहाँ वैसी ही बात करते हैं, ठीक है। लिखते हैं लिबास से इमारत, अब यहाँ पे लिबास से क्या है, इमारत झिलमिलाती है और गुफ्तगू में हल्म की चाशनी, ठीक है, तेवर जागिरदाना और जहन बागियाना। काजी साहब एक ऐसे नौजवान हैं जिसे किसी ने अरसे से गुदगुदाया ना हो, यानी कि वो बिल्कुल सीरियस आदमी है, ठीक है, हंसी मजाक नहीं, ठीक है। काश लैला के खतूत के मुसन्निफ़ को गुदगुदाकर भरी महफिल में खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर देते। ये गुदगुदी एक बहुत बड़े शाहकार का पेशखेमा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी उस मीटिंग के बारे में बताया गया। इसे आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वहाँ कैसे अदीब लोग मिले हैं सारे आपस में, है ना, शायर मुफक्किर कैसे बातें कर रहे हैं, क्या वहाँ के मंजर हैं, वो सारी चीज़ आपको बताई गई हैं। यहाँ देखिए नफ्स मजमून में अगर हम बात करें तो लिखा है पौधे अंजुमन तरक्की जो पसंद मुसन्निफ़ीन की हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसका क्या है, ये एक रिपोर्टाज है कि दानिश्वरों की मजलिस में जब कोई तजवीज़ पेश की जाती है तो कुछ उसकी हिमायत करते हैं और कुछ उसकी मुखालफत। ऐसे ही इस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, कुछ उसके फेवर में होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये चीज़ गलत है, जो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम मशक़ी सवाल जवाब की बात करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डॉक्टर अब्दुल हलीम के किरदार की क्या खुसूसियात बयान की गई हैं, है ना। अभी आपने पढ़ा कि वो हमेशा सही बात गलत मौके पर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा है मुल्क राज आनंद की पेश करदा तजवीज़ को क्यों मंजूर नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी थी, क्योंकि कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ थे, कुछ लोग उसके साथ थे। अब जो ख़िलाफ़ थे उनकी तादाद ज़्यादा थी, इसलिए नहीं हो पाई। और फिर बाद में ये भी निकला कि भाई वहाँ के जैसे जो मुफक्किर हैं वो हमारे देश में मौजूद नहीं है।
अगला सवाल देखिए, लिखा है अदीबों के, देखिए मैं आपको सिर्फ डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से जो लिखा हुआ है उसे देख के, ठीक है। अदीबों के इस्तेसाब का महकमा डॉक्टर अलीम साहब के पास ही होने की क्या वजह बताई गई है, ठीक है। तो क्यों बताई गई है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे हैं, उनका जो जहन है वो सब चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन है ना। आगे चलते हैं, मौलाना असद मोहानी के बारे में किस राय का इजहार किया गया है, तो आप देख लीजिएगा कि वो किस राय का इजहार किया गया है उनके बारे में, ठीक है। आगे देखिए लिखा है काजी अब्दुल गफ्फार के किरदार जो है क्या खुसूसियत उसकी उनके किरदार की बताई गई है कि वो ठहराव वाले आदमी हैं, है ना, उनके अंदर सब तरह की चीज़ें हैं। आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखा है एक अच्छे रिपोर्टाज की क्या खूबियाँ होती हैं बताइए। तो एक अच्छे रिपोर्टाज की बेटा यही खूबियाँ होती हैं कि उसमें सारे पॉइंट्स हों और उसमें ना वाक़यात को इस अंदाज में बयान किया जाए कि उसमें पढ़ने वाले को दिलचस्पी आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक कि आप लोग सारा काम वगैरह कंप्लीट कर लीजिए अपना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।